बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की खुशियाँ जो हैं वो आपको ढेर मुबारक हों। आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हैं और आप मुसलमान हैं, तो आपको बखूबी ये मालूम होगा कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो बुनियाद रखी गई थी उसके मकासद क्या थे, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वो मकासद याद होंगे। इस ईद की खुशियों में दूसरों को भी शरीक कीजिए कि जहाँ पे आपको बेशुमार मसाइल हों, आपके गिरदो नवाब में बेशुमार परेशानियाँ हों, लेकिन खुशी का एक उनसर पैदा करना अपने लिए वो किसी के लिए बागीचा भी खिला सकता है। आप इसी तरीके से जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो खुशियाँ हैं उनको बांटते रहिए, और जो गम है उसको झेलने के साथ साथ अगर आप किसी और का गम बांट सकें तो इससे बड़ी सआदत इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं। बेशुमार लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, बेशुमार मौके ऐसे आते हैं कि जो आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी सकाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ ही साथ आपके गिरदो नवा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप उसको किस तरीके से अदा करते हैं, उसमें कितने रंग बिखेरे जाते हैं, ये बुनियादी तौर पे वो उसलूब का पहला उनसर है कि जिसका पैदा होना बहुत ज़रूरी है। मसाइल बहुत से पैदा होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में, ईद के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए हमने दो हस्तियों को दावत दी है। एक जो है उन्होंने अपने करियर का आगाज़ मॉडलिंग से किया और पाकिस्तान के जो फैशन शोज़ हैं उनमें उन्होंने शिरकत की और बैनुल-अक़वामी सतह पे अपना नाम कमाने की तगदो भी कर रही हैं, और उसके साथ साथ वो आगे बढ़ने के लिए और नौजवान टैलेंट को प्रमोट करने के लिए भी किरदार अदा कर रही हैं। दानिया शेख हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दानिया इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। और हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत हैं, कुछ लोगों का तारफ़ जो है वो मोहताज किसी चीज़ का नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ उर्फ़ आम में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुनिया से गुजर जाते हैं और फिर उनके नाम को बेशुमार लोग ऐसे हैं वो उजागर करने के लिए उनकी तकलीद करते हुए दिखाई देते हैं। और चंद गिने चुने अफराद ऐसे होते हैं कि जो अपनी हयात के अंदर इतना वो उस मेराज तक पहुंच जाते हैं कि उनकी तकलीद उनकी हयात के अंदर ही हो रही होती है। और ऐसी शख्सियत कि जिनकी आवाज़ अगर बचपन से लेके अब तक किसी ने सुनी है तो अब तक उनके कान जो है वो मशहूर कुन है, और जो बचपन में अब सुन रहे हैं कई सदियों तक वो मशहूर कुन रहेंगे। सदारती अवार्ड याफ्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैडम, अगर देखा जाए आज के दिन, शाजिया साहिबा, बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी चाहत होती है कि वो दूसरे लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारें। अब बहुत सारे लोगों की चाहत है कि आपकी तरह औज उन्हें मिले, तो क्या पैगाम देंगी ईद के दिनों में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो तारुफ़ आपने कराया मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी है, ये करम उस ज़ात बारी ताला का है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे और मेरी तरफ से सबको बड़ी ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक। लेकिन ये जो आपने बात की, ये जो तकलीद है, ये बेसिकली हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है और ये कंटिन्यूटी चलती आ रही है। जैसे हम अपने बड़ों को देखते हैं, कोई अच्छी बात उनमें देखें तो फ़ौरन अडॉप्ट करें। तो मैं ईद के मौके पर यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई मेरे काम से या मेरे गानों से अगर वो इम्प्रेस है तो ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि आज मुझे गाते हुए 32 साल हो गए, और स्ट्रगल स्ट्रगल एंड स्ट्रगल, मेहनत मेहनत और मेहनत। इसके अलावा अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके नसीब में इज़्ज़त और शोहरत लिखी है तो फिर आपको मिलेगी। वो कोई उसको छीन नहीं सकता, या अगर मिलनी नहीं है तो आपको कभी मिल नहीं सकती। दानिया, ईद का दिन बतौर मॉडल बहुत सारे लोगों के लिए आप रोल मॉडल भी होते हैं। बिल्कुल। तो कैसा गुजरता है? मेरा तो बहुत बिजी गुजरता है फैमिली के साथ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे वैसे ही देखना अच्छा नहीं लगता। पहले तो मैं ये बताऊँ, कुर्बानी होती है, मैं छुप जाती हूँ रूम में। मैं नहीं देख पाती हूँ, और जब सारा काम हो जाता है हर चीज़, फिर मैं रूम से बाहर निकलती हूँ। तो मेरा आधा दिन तो ये होता है। उसके बाद फिर खाने पीने में सब मसरूफ़ होते हैं, लेकिन मेरे लिए स्पेशल कुछ और बनता है क्योंकि मैं नहीं खाती। ईद वाले दिन भी मैं नहीं खा सकती मीट, तो मेरा दिन ऐसे ही होता है बस। यानी आप पसंद ही नहीं करती हैं उस खाने? नहीं, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए खाना, लेकिन फिर भी मामा मेरा कीमा फॉर्म में मुझे बना देती है कि थोड़ा सा तो खाओ। लेकिन बस वो शुरू से बचपन से देखते आ रही हूँ ना, तो बस वो दिल है ना, वो उस चीज़ पे जाता नहीं कि नहीं उस दिन नहीं खाना। वैसे खा लेती हूँ, लेकिन उन डेज़ में वैसे खाया नहीं जाता, बस उन दिनों में खाया नहीं जाता। राना साहब, आप प्रोग्राम का आज जो आगाज़ किया है वो थोड़ा सा गैर रिवायती है कि आपकी तरफ आने से पहले मैं दूसरी तरफ निकला हूँ। मैंने कहा मैं मानूँ कि ज़रा तासुरात जांच लें। आज के दिन ईद पे वही हमने जो एक ट्रेंड बनाया कि ईद के दिन मखसूस पैगाम अपनी कौम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर देखें, मेरी बातों से भी आपको भी तकलीफ़ होती है और हाकिम वक़्त को भी होती है, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है और हक़ाइक़ अच्छे नहीं लगते। ईद ऐसी नहीं होती। ईद का मतलब खुशियाँ होती हैं, बिल्कुल। ईद का मतलब कुर्बानी होती है, और ये कुर्बानी हम आम पाकिस्तानियों ने नहीं देनी। ये कुर्बानी तो है जो बकरे की, गाय की, ऊँट की है यासर साहब। एक वो कुर्बानी है जो आवाम से बिजली के बिलों में ली गई है इस दफ़ा, और ईद से चंद दिन पहले जो बिजली के बिल आए हैं उन्होंने बहुत लोगों को कुर्बान कर दिया। और एक कुर्बानी महंगाई की सूरत में ली गई है। एक बजट में जो चीज़ें महंगी की गई हैं, टैक्स लगाए गए हैं, उस सूरत में ली गई है। खुदारा इस कौम को खुशियाँ देने के लिए इस कौम का वो तबका, इस मुल्क का वो तबका जो हर फ़ायदा लेता है, हुकूमत में भी हो, अपोजिशन में भी हो, इक़्तिदार में हो, इक़्तिदार के बाहर हो, अमीर तबका, बिजनेसमैन तबका, सियासतदान, हुक्मरान, जागीरदार, वडेरे, इस दफ़ा वो भी अपनी कुर्बानी दें। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ज़िबा कर दें, लेकिन वो अपने माल में से कुछ हिस्सा वाकई टैक्स की सूरत में दे दें, वाकई बिजली चोरी से जो पैसा बचाया हुआ उसकी सूरत में दे दें, ताकि अवाम को खुशियाँ तो मिल सकें। तो वैसे यासर आज आप और मैं तो इस तरह लग रहे हैं, दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और ईद के मौके पर होना नहीं, जोड़ी का रेट गूंगा बकरा, एक मोटा बकरा। नहीं, मैंने तो ये लग रहा है कि वलीमे ते आए हो। अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे। आमीन। शादी साहब, अगर देखें तो आपके गाने जिस हद तक मारूफ व मकबूल हुए, जी जी, यानी इस दौर में जो लेजेंडरी सिंगर खुद शुमार करते हैं या हैं भी, जिनका ताल्लुक सरहद के इस पार से हो या उस पार से, वो मुतवातर आपको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे दिलजीत दोसांझ, जी जी, यानी बैनुल अक़वामी सतह पे जितने भी उनके कॉन्सर्ट्स हैं, आपके गाने को प्रमोट वो अपनी ज़बान से कर रहे हैं और आपको खिराज पेश कर रहे हैं। तो कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा महसूस होता है। आप जब मैं मैडम जी के गाने गाया करती थी, जब मैंने स्टार्ट लिया था अपने स्कूल में, तो मैं तब भी ये सोचती थी कि यार ये गाने मैं गाती हूँ तो कितना अच्छा लगता होगा उन लोगों को कि कोई गा रहा है। जैसे मैंने स्टार्ट ही मैडम के गानों से किया। जब मैं म्यूज़िक चैलेंज में आई 92-93 की ये बात है, राना साहब को बहुत अच्छी तरह इल्म है। तो वहाँ से मैंने जब मैडम जी का गाना था, तुम्हारी आरज़ू कूचाए कातिल तक का पहुँचे, तुम्हारी आरज़ू में चले आओ कि हम तो आखिरी मंजिल तक पहुँचे। तो और मेरी भी तब ये ख्वाहिश थी कि जब मैं म्यूज़िक चैलेंज में मैंने हिस्सा लिया कि वो बच्चा जो होता है ना, उसके वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहता है, लेकिन बाद में आपको अंदाज़ा होता है कि जितना आप संभल के चलेंगे और फूंक के पाँव रखेंगे, उतनी ही आपकी मंजिल आपके ज़्यादा करीब आ जाती है। तो उस वक्त मुझे बहुत शौक़ था कि मेरा गाना भी गाए और मैं गाऊं तो लोग मैं पहचान ही जाऊं। तो जब दिलजीत ने मुझे खिराज तहसीन पेश किया, उसके अलावा जैस्मिन सैंडलर्स भी यही गाना गाती हैं अपने मुख्तलिफ़ कॉन्सर्ट्स में, और सुखविंदर शिंदा जी के साथ भी मैंने कोलैबोरेट किया हुआ। तो जब उन्होंने किया गाना, और वो मुसलसल अपने हर शो में गाते हैं, तो somebody sent me that clip। तो मैंने उसको जब देखा तो मुझे ये अच्छा लगा, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक पंजाबी आर्टिस्ट ने ही उस पंजाबी गाने को गाया। तो मैंने फिर उन्होंने इंस्टा पे पोस्ट किया एंड देन टैग्ड दिलजीत दोसांझ, और मैंने सिर्फ ये लिखा कि मैसिव रिस्पेक्ट फ्रॉम लैंदा पंजाब, क्योंकि पंजाबी एक ऐसी ज़ुबान है और ऐसी बोली है कि जिदी खिदमत और सेवा शायद हो रही है, उस जिस तरह की जा रही है वो कर रहे हैं, शायद उस तरह सी नहीं कर। यासर ये आप चूँकि मैडम का एक चीज़ बता दूँ कि मैं इंडिया गया, मैं ये बहुत 2 दर्जन से ज़्यादा साल हो, उसके बाद तो आप जैसे लोगों ने पाबंदी लगवा दी, अब तो इंडिया जाने नहीं देते। तो वो इंडिया गया तो मैं
चंडीगढ़ प्रेस क्लब गम के, उसके बाद उन्होंने एक इस्तकबालिया रखा हुआ था, तो हम वहाँ पे गए। तो जो वहाँ पे उस वक्त इंडिया के अंदर कुछ शो होते थे जो मुकाबले होते थे जी। तो उसमें एक लड़की जो फर्स्ट आई थी, तो उसने स्टेज पर जाके जो गाना गाया तो मैडम का गाया। तो मेरे साथ एक उनके MLA बैठे थे, तो मैंने उन्हें कहा बात यह है, एजाज़ तो हमारा ही है ना, आर्टिस्ट भी हमारे ही, सारा कुछ हमारा, एजाज़ तो हमारा है ना, कि जब मैडम का गाना वहाँ पे गाया गया है तो ये मेरा बड़े हौसले बढ़ गए ना, कि चाहे इंडिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कोई मुल्क हो, आवाज़ मेरे मुल्क की है। वाह वाह, बेशक बेशक। और वो मैं के गुनगुनाई दिन्ने हैं, हाण दियां सब कुड़ियां मैनू ताने देंदियां, हासे हासे दे विच मैनू कंबली कहंदियां, हो तेरे बाजो जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था, आजा सोहणिया ओ घर आजा सोहणिया, आजा सोहणिया। यानी Amazing. आप देखेंगे पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान में, पंजाब में शादी ब्याह के मौक़ों के ऊपर जो सिग्नेचर सॉन्ग्स होते हैं उनमें भी आपके सॉन्ग चलते हैं। तो हम तो बचपन से सुनते आए, हमारे तो बड़े कहते हैं कि हम सुनते आए हैं, तो अब हमारे छोटे भी सुन रहे हैं। दानिया, आपने अपने करियर का आगाज़ किया, तो इस करियर में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे फैशंस ब्रांड्स जो हैं जी। वो प्रमोशन भी लगाते हैं, तो लेकिन जिस हद तक जिद्दत फैशन इंडस्ट्री में आती जा रही है, क्या आपको वो जिद्दत मॉडलिंग में भी दिखाई देती है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी के टाइम पे मॉडलिंग और काम उस लेवल पे नहीं हो रहा जो आज से 3-4 साल पहले कह लो, 17, 16, 18 में जो काम था। क्योंकि हमारे एक साल में 5 फैशन वीक्स होते थे, जो कि अब एक होता है एक साल में। तो आप खुद देखो ना, अगर फैशन शो होते थे तो हर 3 मंथ्स में। इसके ऊपर भी महंगाई की छाप लगी है। जाहिर सी बात है, जब आपके पास पैसे नहीं होंगे आप शोज कैसे करवाओगे? डिजाइनर्स इतने हैं। क्या चीज? इसके जिम्मेदार भी यही हैं। ये जो मैच पीछे हारे हैं हम अमेरिका से और इंडिया से, उसकी भी जिम्मेदारी इन्होंने मुझ पे डाली बस है। तो यही बात है, मैंने तो इसीलिए देखा ही नहीं। मैंने कहा था दिल टूटने से पहले उसको देखो ही नहीं। नहीं, इस दौर में दिल ही टूटेंगे, दिल भी टूटेंगे तो घरों के मीटरों के बिल भी टूटेंगे। वो तो टूट चुके हैं, मुझे लगता है बहुत सारे टूट चुके हैं। राना साहब, वो भाभी का फ़ोन है, वो कहते हैं घर में तो हिलते जुलते नहीं है, यहाँ पे धमाल कैसे डाल रहे? धमाल डलवा दी ना उन्होंने। धमाल ये है, पूरी कौम की धमाल, ये वो धमाल है जिसमें मोहब्बत है, सुकून है और लोगों के लिए प्यार है। ये वो धमाल है ना जो वाकई ईद पे लोगों को खुशियाँ मिलती हैं। खुशियाँ मिलती। हमारे मुल्क में बड़ा टैलेंट है। मैंने मैडम शाजिया को उस वक्त से सुनना शुरू किया हुआ है जब टीवी नहीं थे, चैनल नहीं थे ना, शो करते थे, अखबारात के शो होते थे जी। और इनकी आवाज़ आज भी उससे ज़्यादा सुरीली है जैसे पहले थी। ये अल्लाह की ख़ास इन पे इनायत। बात यह है कि इनके अंदर एक इश्क भी है, वो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बेशक बेशक। और वो कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करें, तो मैंने जब उन्हें बताया कि फिर वहाँ पे तो कबूलियत हो जाती है। किसी को हंसाना, किसी के दिल का दर्द दूर करना जो है ना, जी, ये भी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। ये सुन्नत और ये हर कोई कर भी नहीं पाता। हर कोई कर। हर कोई नहीं करता। ये आर्ट जो है वो तफवीज़ करदा होता है, तो हर एक के लिए तो होता भी नहीं। होता भी नहीं है। मैं सही इसमें ना बात है। आज हम इमरान राज को भी हमें दाद देनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो बेचारे का पाँव भी बड़ा हाँ दर्द जी। में था और उसने, लेकिन उसने तो सारा वही बात मैनेज करें ना जो पहले उसको कह रहे थे आप। मैंने तो उसे कहा था, कहता पाँव ठीक नहीं हो रहा। मैं कहा करा ला पुत्र। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬਲਾਲਗੰਜ ਚੱਲਣ नहीं ਉਹਦੇ ਸਿਆਸਾ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ। दानिया, यहाँ पे मकामी सतह पे जो मॉडलिंग होती है और बैनुल अक़वामी सतह पे होती है, दोनों में ज़मीन आसमान का हम फ़र्क देखते हैं। तो आपकी आंख, यानी एक मॉडल जो है उसकी आंख तकनीकी एतबार से और है और एक आम वेवर की आंख और है। बिल्कुल। तो आपको क्या फ़र्क लगता है दोनों? देखो, मुझे लगता है कि हमारे और वहाँ में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग भी उस लेवल पे बहुत अच्छा काम अब कर रहे हैं। क्योंकि अब हमारे शोज़ देखो, हमारे शूट्स के लेवल देखो, हम बाहर भी जा रहे हैं पाकिस्तान से काम करने, यहाँ भी। तो मेरे यहाँ से इतना डिफरेंस नहीं। हाँ, बोल्डनेस को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फिर भी, क्योंकि हमारे शलवार कमीज़ में यहाँ पे ज़्यादा हुआ जाता है, ब्रांड ज़्यादा है, टेक्सटाइल ज़्यादा है, तो उस लिहाज से हम लोग थोड़ा सा अगर करें तो डिफरेंसेस है। अदरवाइज़ हम उनसे बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैडम, आपका एक गाना है लैम्बोर्गिनी वाला, वो उसके पीछे की कहानी जो है वो अगर आप सुना दें तो वो गाने की अता कैसे हुई है, नज़ूल कैसे हुआ? वो
एक्चुअली हम ह्यूस्टन में थे और रेहान सिद्दीकी का मैं शो करने गई हुई थी। उनका शो था, उनके पास लैम्बोर्गिनी है। अच्छा। तो जब नीचे उतरते कहते शाहज़ बजी, मैंने कहा हाँ। कहता आपने गाड़ी से नहीं उतरना, कोई गाना गाते हुए निकले। तो मैं बैठे, मैंने कहा लैम्बोर्गिनी में बैठे तो गाना फिर लैम्बोर्गिनी का ही गा लेते हैं। मुझे बड़े लोगों ने कहा तुम्हारी लैम्बोर्गिनी, मैं कहा हाँ। वो हाल तक ऐसी शौक चलने के मैं लैम्बोर्गिनी। मैं नीचे उतरी तो उन्होंने कहा मैं कैमरा रेडी है तो आपने कुछ गाते हुए उतरना। तो जैसे ही मैं वो गाड़ी से उतरी तो मैंने कहा लैम्बोर्गिनी चलाई जाने ओ सानू ही झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने ओ। वो ऐसा हिट हुआ, वो बाइट, वो तो मुझे तो किसी ने फोन करके यही कहा लग रहा था कि वो आपकी ट्विटर पे जाएं हैं। सही बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे जो लोग पूछ रहे थे ये लोगों को 110% था वो आपकी है। तो मैं दस ना एडिट कर देना मेरा ही। सही बता रही हूँ। तो वो गाना वो मैंने किया, वो ट्रेंड बन गया। फिर मैंने ब्राइडल की टूर भी किया, ये भी वहाँ पे थी, अलीज़े शाह गिरी। वो कहा जाता है कि आप जहाँ पे गाने गाती हैं लोग गिरना शुरू मैं क्या, वो खुद ही गिरे, मतलब गिर जाते हैं तो मेरा क्या कसूर है। तो वो अलीज़े का तो खैर वो मिसहैप हुआ था। हाँ। हमने एग्जिट यहाँ से लेनी थी इधर से और हम यूँ चले गए। तो वो जो बैक स्टेज लोग होते हैं ना, जो प्रॉम्प्ट कर रहे होते हैं, वो कह रहे नहीं लेफ्ट 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 लेफ्ट। वो हैसल इतना ज़्यादा होता है ना, बहुत ज़्यादा। वो जैसे ही वो लेफ्ट राइट से एकदम लेफ्ट हुए ना तो धड़ाम की आवाज़। मेरा तो वज़न इतना था मैं गिर नहीं सकी, वो बेचारी डिग्गी पे कपड़े के वज़न। जब वो गिरी तो अब मैं, वो बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है किसी भी मॉडल के लिए, यहाँ मैं भी अगर हूँ तो। लेकिन मैंने जब उसको उठाया ना तो उसके बाद वो माहौल जो था वो एक जेस्चर ही और हो गया। लोगों ने उस चीज़ के ऊपर एंजॉय करना शुरू कर दिया, तो वो ज़रा ट्रेंड बन गया। फिर बड़ी गिरी मेरे आगे आके, मैनू भी डेगो, कहनी मैनू भी डेगो। मैं कहा डेगा तुहानू गल्लां मैनू। मैडम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, सियासी तारीख है एक, और सियासी तारीख में एचिसन से पढ़े हुए लोग, कोई वज़ीर आज़म लग गया, कोई स्पीकर लग गया। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि कम इल्मी है मेरी, मुझे मालूम पड़ा कि आप भी एचिसोनियन हैं। नो, आई एम नॉट एचिसोनियन, आई एम क्वीन मेरियन। क्वीन मेरियन। Yeah. बहुत सारे हमारे सिंगर्स हैं, यानी प्री मैच्योर अभी होते हैं तालीम में, तो वो इस फील्ड में निकल जाते हैं। यानी इसमें तालीम का उनसर जो है वो आपको कितना फ़ायदा देता है? असल में तालीम हासिल करना ही इसकी महराज है म्यूज़िक की। क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें, तालीम कोई भी ले लें, इल्म कोई भी ले लें, जब तक आप उसको हासिल करने की कोशिश नहीं करते, मैं ये समझती हूँ कि इल्म कोई भी हो, आप पूरा हासिल नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। उसी तरह मौसीकी भी, जब मैंने स्टार्ट लिया था मैंने बिल्कुल नहीं सीखा हुआ था। और मुझे बाद में जाके जब मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुई, सर वजाहत अत्तरी साहब और उमर शेख साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे पाक परवरदिगार, मुझे जब उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मैडम नूरजहां जी उस वक्त हयात थी, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, हमारे लिए तो खैर हम तो उनके जूतों के बराबर नहीं हैं। तो उस वक्त वो काम कर रही थी और थोड़ी बीमार थी, तो एक छोटा सा गैप था बीच में, क्योंकि वो एक ऐसा मोज़ा है हमारे मुल्क में, वो यूनिवर्सिटी जो है वो कम बैक कर लेती थी। क्यों सर? ऐसा ही है। तो उन दिनों जब मुझे मौका मिला गाने का, फिर मुझे आगे भी मौके मिलते रहे, और मेरा जो पहला सुपरहिट गाना था वो था सुनो सुनो बोलो बोलो, चीफ साहब का। मेरा तुम पे दिल आ गया, हाँ फिर कहना, तो जीने का मजा गया गया गया, सुनो सुनो बोलो बोलो, ये गाना था। तो खैर मुझे वहाँ से गाने का मौका मिला, और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, कुछ गाने मेरे हिट हुए। हालांकि होता ये है कि जब आप हिट हो जाते हैं तो आप और आगे निकल जाते, स्पीड तेज़ हो जाती है, कहते ना बंदा एवं ही थोड़े जा तैयार होया हुआ तो बहुत आगे निकल जाता है। तो मैं उस वक्त मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ऊपर से गुजरती हैं जब मैं गाना याद कर रही होती हूँ। तो फिर अल्लाह करीक रहमत करे, मास्टर फ़िरोज़ साहब से मैंने मौसीकी की तालीम हासिल करना शुरू की, और टिल टुडे मैं कर रही हूँ। माशाल्लाह, मालिक की सलामत रखे। आपने मॉडलिंग क्यों ज्वाइन की? अदाकारी भी होती है, फनकारी भी होती है। मॉडलिंग कोई ऐसे सडन नहीं हुआ था। मैं जब छोटी थी ना
तब भी मेरी पिक्चर्स में मैं पोजेस में होती थी। वाह। तो प्रॉब्लम ये थी, मेरे नाना ने देखी पिक्चर्स, हम लोग टूर पे गए, नाना कहते इसकी टांग कहाँ जाती है, इसका बाजू कहाँ जाता है। तो मैं कभी सीधी खड़ी नहीं होती थी, कभी किस तरह, कभी कुछ, कभी ऐसे पोज दे दिया। तो मामा ने बोला कि ये इसके अंदर शुरू से ही है। तो मेरी फ्रेंड बनी, वो मॉडल थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ आओ, आपकी ना हाइट बहुत अच्छी है। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं था कि मैं ट्राई करूं। तो वो फर्स्ट हमारा फैशन शो ही था जहां मैंने ना ऑडिशन दिया जाके। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा हो गया कि इसकी हाइट है, वॉक अच्छी, क्योंकि मैं घर में देखती ये चीज़ें थी, क्योंकि हर टाइम मॉडलिंग एक्टिंग करना इतना आसान नहीं। मेरा दिल था कि मैं करूँ, अभी मैं कराची भी थी, तभी मैंने एक अभी ड्रामा भी किया रिसेंटली, लेकिन एक्टिंग में थोड़ा आपको पता है टाइम टेकिंग है। मॉडलिंग का ये 1 डे शूट किया आगे, तो वो वाला, और उसमें एक्टिंग में थोड़ा सा मुझे लगता है मेरे लिए मॉडलिंग ही बेस्ट है। अच्छा दानिया, अमूमी तौर पे किसी ब्रांड की कोई भी जो एक चीज़ है वो नई लॉन्च होनी है तो उसके लिए मॉडलिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं जी। हम यहाँ पे ऐसे भी फैशन शोज़ देखते हैं कि जिसमें ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो रियल में हमें कभी दिखाई नहीं देते। हाँ तो हम ये समझते हैं पता नहीं ये मरीख पे पहने जाते हैं, ये कौन सी दुनिया में पहने जाते हैं। तो उसके पीछे वजूहात क्या होती है? यानी अमूमी तौर पे तो वो दिखाई नहीं देते। इसी तरह जिस तरह ना पिछले दिनों उमा बहारी साहिबा हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा जी वज़ीर आला जो है ना मरियम साहिबा, तो वो 800 रुपये का सूट पहनती हैं। मैंने बेगम को कहा, मैं कहा आपको मैं वो सूट लेके दूंगा जो मेरी वज़ीर आला पहनती हैं, वो आज तक नहीं लभ्या, मिल भी नहीं सकता आपको। तो मैं उसका जवाब दूं आपको कि वो बेसिकली वो आर्ट होता है, वो आर्टिस्ट होते हैं ना, अपना आर्ट शो करते हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकलते हैं तभी ग्रेजुएट होते हैं। वो बेसिकली ग्रेजुएशन होती है उनकी, जिसमें वो डिफरेंट अटायर्स होते हैं कि वो हमें वहाँ मॉडल्स हमें तो पहनने पड़ते हैं। फिर वहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है नेक्स्ट, कि वो टेक्सटाइल में जाएं, किसी ब्रांड्स में जाएं, क्या है कि वो अपना बेसिकली टैलेंट शो कर रहे होते हैं। दैट्स इट। यानी वो अपना तजुर्बा कर रहे होते हैं आप लोगों को। मॉडल्स हैं, मॉडल्स पे ही करना है ना, हम लोगों पे करना है ना, ज़्यादा कोई भी चीज़ बनाएंगे वो तो हम मॉडल्स हैं, हमने तो पहन के रैंप पे शो ऑफ करना है। अच्छा मैडम, कोई ऐसा गाना जिसमें बहुत मुश्किल पेश आई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कभी अल्लाह के हुक्म से कभी मुश्किल पैदा तो नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर होता था मेरे पे प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्ट होती है, सुबह 8 बजे शुरू होती है और शाम 6 बजे ख़त्म हो जाती है। और होता नॉर्मली ये था कि शिफ्ट जो है जैसे ख़त्म होने वाली है तो सिंगर के ऊपर प्रेशर है, गाना गाओ, जल्दी करो। तो ये इस चीज़ ने मुझे खैर मेरे फ़ायदे में ही रही। एक मेरा गाना था जुल्फ़कार अतरे साहब का, अल्लाह उनको ज़िंदगी दी, अभी उनको भी सितारा इम्तियाज़ मिला है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है। तो उनका एक गाना था, तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो हो गई हार, ओ बेवफा तू ही बता कैसे भुला दूँ तेरा प्यार, तेरी आँखों। वो शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी और जुल्फ़कार साहब, अच्छा मैं चूँकि रिहर्स करती थी, ये मेरी अभी भी आदत है, गाना गाने से पहले मुझे रिहर्सल चाहिए, गाना मेरे दिमाग में होना चाहिए और मुझे बाय हार्ट याद होना चाहिए, ज़ुबानी याद होना चाहिए, ना कि मैंने लिखा हुआ। रेफरेंस के लिए लिख लें। तो जैसे ही 10-15 मिनट रह गए, जुल्फ़कार साहब कहते जल्दी कर। मैं कहा जुल्फ़कार साहब 15 मिनट रहे, मैं कितनी की जल्दी कराएंगी? कहते जी चलो ट्रैक लाओ। अच्छा आप यकीन करें अजीम साहब, वो गाना 15 मिनट में ही हुआ, 1 टेक ओके, और उसके बाद वो गाना पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। ये एक मेरे साथ ज़रूर काम होता था, लेकिन अल्लाह की ज़ात की मैं सदके जाऊँ, उसकी मेहरबानी है अपने हजूर के सदक़े में, वो मुझे कभी उसने मुश्किल नहीं पैदा हुआ। ये अता वैसे उन्हीं के साथ ही होती है जो जुड़े हुए होते हैं। बेशक कनेक्टेड होना वो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने 2 पोजीशन इसीलिए दी है, ये पोजीशन दुनिया से कनेक्ट करती है और ये पोजीशन खुदा से और उसके ये रब्त जो है, इसका ये राबिता टूटे तो बहुत सारे राबिते बहाल हो जाते हैं और बहुत सारे राबिते टूट भी जाते हैं। कहीं राबिता तोड़ना पड़ता है किसी नए राब्ते को बहाल करने के लिए और किसी के साथ मुसलसल लगा के रखना। जब आप आइए ना तो राना साहब को आपने खड़ा किया, तो मुझे ये लगा कि जब आपने मुझे कहा कि खड़े हो जाओ, तो मुझे ये लगा कि वो बन की ब्रेड्स के अंदर ना वो अंडा भी होता है, तो मैंने कहा मेरा तो वो वाला हिसाब हो। बड़े आराम ना निकल रहा है मिचो सुभान अल्लाह पढ़िया जावे कि दादी कसमें कार पता लग जा मेरा। आहो ये प्रोग्राम तो घंटा पहले किथे सी। आहो तो मैं नहीं तो घंटा पहले मैं दस नहीं इतने बड़ा यही कर रही आज जैसे होने
ਇਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट तो मैं देंगी। मैडम अगर देखें, आपने स्टार्ट में बात की चढ़ते पंजाब और लहंदे पंजाब की, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या लगता है? और आपने जब ये कहा कि वो पंजाबी को ज़्यादा जो है वो प्रिजर्व कर रहे हैं, उसकी प्रमोशन कर रहे हैं, उसकी क्या वजह लगती है? और हम अपनी माँ बोली से क्यों दूर होते जा रहे हैं? यानी बच्चे भी हों तो हम उनको यही सिखाते हैं कि बेटा पंजाबी में नहीं बोलना, इवन हम उर्दू से भी अब उन्हें किनारा कशी इख्तियार करने का मशवरा देते हैं। आपके अपने ही सवाल में जवाब है कि हम बच्चों को बोलने ही नहीं देते। ऐसे ही है। क्यों? वो बुनियादी तौर पे वो क्यों? बुनियादी कॉम्प्लेक्स वजह का ये शिकार? है कि हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं। True. हमें ये घरों में बताया जाता है कि नहीं 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 पंजाबी नहीं बोलनी, जाओगे तो यहाँ उर्दू ते हूँ तो उर्दू भी नहीं हूँ तो डायरेक्ट इंग्लिश। तो उनकी मैं जो बात करती हूँ कि वो क्यों प्रिजर्व कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं, वो घर में पंजाबी बोलते हैं। आप उनको किसी दुनिया के कोने में भी मिल लीजिए, या तो इनको इंग्लिश आती होगी सर, आपको ऐसे ही, तो ऐसे पता है, यहाँ या पे- उनको पंजाबी। और इवन कनाडा में तो अब जो सेकंड नेशनल लैंग्वेज है वो पंजाबी ही है। तो ये नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे हम पंजाबी को वैसे, आप मुझे बताइए पंजाबी क्या हमारे स्कूलों में सब्जेक्ट है? नहीं। नहीं, फ्रॉम क्लास 1 सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे तो लेकिन BA अगर में- आपको पीएचडी करनी है तो आप पंजाबी रखें। क्यों ये पहले बीए होता था तो बीए में भी पंजाबी इसलिए रखी जाती थी कि इसमें नंबर ज़्यादा आ जाते। जी? ऑप्शनल होती थी, इजी वे। इजी वे। लेकिन और अगर आप हमारी पंजाबी इंडिया से बहुत बेहतर है। जनाब। जो हम पंजाबी बोलते हैं वो कहते हैं ए ठेर है। वो कहते हैं कि आपकी जैसी मीठी पंजाबी मैनू मिलते रहते हैं जी। मैं मास्टर सलीम साहब ने टूर किया, मैं 3 साल पीटीसी पंजाबी जज किया राणा अजीम साहब मैंने दिल्ली में, और जिसमें मेरे साथ सचिन आहूजा जी और मास्टर सलीम साहब जज होते थे। तो एक सिंगर अभी आई हैं रुखसाना खान, वो उनको भी हमने 2009 में जज किया था। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर पंजाबी को प्रमोट करने के लिए घर में माँ मौजूद है, वाह घर में बाप मौजूद है, वाह। घर में बहन भाई मौजूद है। हमारे यहाँ पर वही लोग हैं लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं पंजाबी नहीं बोलनी, हम अपने कल्चर से असल से दूर हो। असल से दूर होते जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पंजाबी ना बोलें अगर आपका दिल नहीं कर रहा। जो नीड ऑफ द आवर है आप वो काम करें जहाँ आपको ज़रूरत है। और मैनू मतलब पंजाबी आती तो मैं इमिग्रेशन जाके पंजाबी शुरू कर दूँ, उधर मुझे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलनी है जो कि इंग्लिश है। लेकिन एटलीस्ट हमें अपनी पंजाबी के बारे में इल्म तो हो। आपको जैसे पता है रिच कल्चर है, बाबा बुल्ले शाह, शाह हुसैन, हीर वारिस शाह, आप नाम तो लीजिए। पाकिस्तान में जो कल्चर पंजाब में जो पंजाबी का पड़ा है वो पड़ा हुआ है, उसको सामने लेके आना चाहिए। और सिंधी जो लोग हैं वो भी बाबा बुल्ले शाह सरकार का कलाम जब पढ़ते कलाम पढ़ते हैं। इमाम और बख्श अगर साहब आप का सिंध पढ़ते की हैं। बात कर रहे हैं तो आप ये देखें कि अगर 4 सिंधी बैठे होंगे तो वो अपनी ज़ुबान में बात अपनी करेंगे। जुबान में। और हम क्योंकि 4 उनको पंजाबी फख्र नहीं हो, हम उनको 4 फख्र पंजाबी महसूस- बैठे हुए 4 मुख्तलिफ जुबानों में बात कर रहे हैं। सही बात दिस इज आई हैव टू, मैं जाना सी, ओ माय गॉड, फिटे मुंह, यहाँ तक रहते हैं। इससे आगे हम हालांकि बढ़े। उर्दू ऐसी ज़बान है कि जितनी देर बोले ना बंदा मुंह थक जाता है। हाँ जी, क्या पंजाबी चीज़? थकता भी नहीं है। साबिर अली साबर का शेर है कि जो अखां नीवियां ने हाँ हाँ शीशियां दे सामने बह के ते कंधां नूं सुनानी है, बड़ी लम्मी कहानी है। हाय हाय। जो पलकां मुड जम्मी लूनियां बर्फां दी जेड़ी तय पुरानी है, हाँ हाँ हाँ। बड़ी लंबी कहानी है। अब ये मैं अपने गुरबो जवार में किसी को सुना दूं तो वो मुझसे इस पे पूरी तशरीह मांगेगा सारे दिन की मैं कि आपको बताओ सच ये क्या था। बताऊँ, आप बच्चों की तरह, मेरे राणा साहब हमारे सीनियर भी हैं और हम लोग इकट्ठे ही एक तरह से इस फील्ड में आए हैं। तो मैं ये आपको सच्ची बात बताऊं, जब मुझे पंजाबी गाने का कहा गया, जब मैंने ब्रेक ली फिल्मों से, तो मुझे सबसे पहले जब मैंने पंजाबी एल्बम प्रोड्यूस करने का सोचा तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि काले नू काला किमें गवांगी मैं। और मुझे फील हो रहा था कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि क्योंकि हमें घरों से डिस्करेज किया जाता है, दैट्स वाई। तो ये हमारा, जैसे आपने कहा कुर्ब जवार में अगर आप किसी को सुनाएंगे तो समझते आनी नहीं। आप जैसे छेती बॉडी में तबीबा नहीं थे मैं मर गई। तेरे इश्क न चाया करके थे। कौन डेफिनेशन देगा बच्चों को? उन्होंने तो बेचारे को पंजाबी का नाम ले लो तो कहते व्हाट। लेकिन गाने पंजाबी सुनते हैं। सुनते पंजाबी 90% ऐसे ही इस है। वक्त पूरी दुनिया में आपको पता है कि 90%
पंजाबी पंजाबी गाना। आपके घर में क्या रिवाज है, यही उर्दू बोलने वाला, इंग्लिश बोलने वाला, या पंजाबी नहीं। बोलने पे वो तमस्खुर नहीं उड़ाया जाता? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पंजाबी एक्चुअली में हमारे घर में बोली नहीं जाती, पता नहीं क्यों, उर्दू ही बोलते हैं सब। मेरा भी जो एक्सेंट है वो शुरू से ऐसे है, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी पंजाबी बोलती, मेरे भाई बहुत अच्छी बोलते हैं, सॉरी लेकिन मैं नहीं बोलती, क्योंकि मामा वगैरह सब उर्दू बोलते थे शुरू से हमारे साथ, तो मेरा फर्स्ट लैंग्वेज ही उर्दू बनी और मैं उर्दू ही बोलती हूँ। आपको मैडम का कौन सा गाना ऐसा है जो दिल करता है बार बार सुने? है तो सारे गाने ऐसे। ये जिस पे अभी हमने डांस किया है, आजा सॉन्ग है। बेस्ट। मैं जाने से पहले चैनल 92 का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपकी जो पूरी टीम है, राजीव साहब स्पेशली आपका, बेटे आपका, कि आपने इस ईद के मौके पर मुझे यहाँ पर मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं आपको पंजाबी गाने सुना सकूँ और महसूस कर सकूँ। हमारी तरफ से आपका बिलखुसूस शुक्रिया थैंक यू कि ईद के मौके पे इतने चैनल्स में से आपने हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हमें बनाया है कि आप खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। और दानिया आपका भी बहुत शुक्रिया, और खुदा से यही दुआ है कि जितनी खुशियाँ समेटी हैं ये 1000 से मल्टीप्लाई हो के आपको मज़ीद और मिले, और आपके नाम के सदक़े और से बहुत लोगों को और मिले, और आपकी जो छाप है उसकी तकलीद करते हुए और भी बहुत से मुरादें पा जाएं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुलाकात आपसे कल होगी, अल्लाह ने के बाद।